स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्षता अकेडमी पर। तो आज हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो कि लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपसे मैं यही कहूँगी कि आप कोशिश करिए कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ साथ क्वेश्चन का आंसर देते जाए और लास्ट में ये चेक करिए कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक निकले, है ना। इससे आपकी नॉलेज भी चेक हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में वर्तमान में है आपकी 12 अनुसूचियां। लेकिन जो ये 12 अनुसूचियां हैं ये शुरुआत से ही हमारे संविधान में नहीं थी। यानी कि अगर हम पहले की बात करें तो शुरुआत में भारतीय संविधान में टोटल 8 अनुसूचियां थी और इन 8 अनुसूचियों में 4 अनुसूचियां और जोड़ दी गई और इसी के हम देखते हैं कि अब हमारे वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसे आप टिक कर लें कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह थी आपकी मीरा कुमार। और मीरा कुमार का जो कार्यकाल है वह कब तक रहा है? यह उनका रहा है 4 जून 2009 से लेकर 4 जून 2014 तक इनका कार्यकाल रहा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लोकसभा की द्वितीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वह कौन है? जो अभी वर्तमान में है आपकी है सुमित्रा महाजन। और वे हमारी वर्तमान में महिला अध्यक्ष होने के साथ साथ दूसरी लोकसभा की महिला अध्यक्ष भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये अभी इसका तो क्वेश्चन मैं आपसे उम्मीद कर रही हूँ कि सभी को पता ही होगा, क्योंकि इस अनुच्छेद से रिलेटेड काफी विवाद भी रहा है पुलवामा हमले के बाद से। तो जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो वह कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 370। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए समवर्ती सूची है क्या। तो समवर्ती सूची वह सूची है हमारे संविधान में पाई जाने वाली जिसमें ऐसे विषय है जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों को ही शक्ति प्रदान है इन विषयों से संबंधित। यानी कि इस विषय में समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों पर जो अधिकार है बराबर है दोनों को, केंद्र एवं राज्य दोनों को। और समवर्ती सूची में अगर देखें कि इसमें वर्तमान में कितने विषय हैं, इसमें वर्तमान में 52 विषय है। और जो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है वह किससे प्राप्त की गई है? ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त की गई है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची की अवधारणा आई है और जिसमें अभी वर्तमान में टोटल कुल मिलाकर 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो वे थी आपकी सरोजिनी नायडू। और जो सरोजिनी नायडू है ये स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन से राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश राज्य की। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल तो आपका आंसर होगा सरोजिनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। लेकिन अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी तो भारत के किसी भी राज्य की जो पहली महिला राज्यपाल बनी वे थी आपकी सुचेता कृपलानी। क्लियर है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति ऐसे सदस्य नामित करता है जो कि अपने अपने क्षेत्र में निपुण या अनुभवी होते हैं। तो ये कितने होते हैं? ये होते हैं कुल संख्या में 12। और जो ये सभी 12 सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में अनुभवी होते हैं। और ये क्षेत्र कौन से हैं? ये कुल मिलाकर 5 क्षेत्र से लिए जाते हैं। कौन कौन से आप नोट कर लें? कला, साहित्य, पत्रकारिता, सोशल सर्विस और एक हमारा छूट गया वह है साहित्य। तो ये सभी 5 क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों के जो अनुभवी लोग हैं उन्हें राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए नामित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिनों तक रोक सकता है? यानी कि जो धन विधेयक आपके राज्यसभा में आता है वह कितने दिनों तक राज्यसभा रोक सकती है उस
विधेयक को। तो यह है आपकी अवधि 14 दिनों की। तो सबसे पहले आपके क्वेश्चन है धन विधेयक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपको बता दूं कि जो धन विधेयक है इसे आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष है वह जारी करता है, और इस पर जो मुख्य शक्ति है आपकी केवल और केवल लोकसभा की होती है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि राज्यसभा के पास जब धन विधेयक आता है तो चाहे वह लंबे समय तक इसे अपने पास रख ले, लेकिन जब 14 दिन पूरे हो जाएंगे तो 14 दिन पूरे होने के बाद यह मान लिया जाएगा कि दोनों ही सदनों द्वारा धन विधेयक बिना किसी संशोधन के उसके मतलब पहले के रूप में ही इसे जारी कर दिया गया है। तो इसके पास यानी कि राज्यसभा केवल 14 दिनों तक वह उसे धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। और हमने देखा कि धन विधेयक जारी कौन करता है, तो वह है आपका लोकसभा का अध्यक्ष। और धन विधेयक के बारे में चर्चा है वह किस अनुच्छेद में उल्लेख है, तो अनुच्छेद नंबर 110। तो अनुच्छेद नंबर 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है। तो संपत्ति का अधिकार अगर आपसे पूछूं, ऑप्शन दूं कि यह एक मौलिक अधिकार है, विधिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है, तो विधिक और कानूनी तो एक ही चीज हो गया। तो संपत्ति का अधिकार पहले तो क्या था, एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कौन सी सूची में डाल दिया गया है, कानूनी अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार अब केवल एक क्या है, कौन सा अधिकार है, आपका कानूनी अधिकार। और यह अधिकार आपको कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत मिलता है, अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत आपका यह एक कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, यानी कि वह कौन सा मिशन था या फिर कौन सी समिति थी जिसके द्वारा आपकी संविधान सभा बनाई गई ताकि हमारा भारत का संविधान बनाया जा सके। तो आपके आंसर क्या है, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन की सलाह पर ही आपका जो संविधान सभा का गठन किया गया ताकि संविधान का निर्माण किया जा सके। और इसी संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैबिनेट मिशन है यह कब आया था, तो आप नोट कर ले 1946 में कैबिनेट मिशन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संविधान के तहत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, यानी कि जो हमारा भारतीय लोकतंत्र का जो हमारे प्रावधान है, जैसे कि हमें संविधान के अनुसार क्या उद्देश्य प्राप्त करने हैं, क्या उम्मीदें हैं, यानी कि क्या हमें रणनीतियां तय करनी है, तो ये सब हमें कौन बताता है, तो यह बताता है हमारे संविधान के अंतर्गत आने वाली प्रस्तावना। तो इसका आंसर क्या है आपका, प्रस्तावना। तो जो हमारे लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, लक्ष्य हो गए, उम्मीदें हो गई, वही सब जो है आपकी संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना के अंतर्गत उल्लेखित है। तो आंसर क्या है, जो हमारा आदर्श है, हमारे संविधान के, हमारे लोकतंत्र के आदर्श हैं, वे सभी प्रस्तावना के अंतर्गत उल्लेखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो प्रस्तावना के बारे में हमने अभी डिस्कस किया कि जिसमें कि हमारी उम्मीदें, हमारे आदर्श क्या है, हमारे क्या लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे, ये सभी संविधान के तहत प्रस्तावना में उल्लेखित होता है। अब आपसे पूछा गया है कि प्रस्तावना में भारत को किस रूप में दर्शाया गया है, तो प्रस्तावना के तहत भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य देश, समाजवादी, आपका पंथ निरपेक्ष देश एवं प्रभुता संपन्न देश के रूप में घोषित किया गया है। लेकिन जो यह रूप है, यह पहला ऐसा रूप हमारे भारत को घोषित नहीं किया गया था। अगर हम मूल हमारा संविधान देखें जो कि 26 जनवरी 1950 में घोषित किया गया था, उस संविधान के अंतर्गत जो पंथ निरपेक्ष देश, उसके बाद अखंडता, जो हमारे पंथ निरपेक्ष देश, उसके बाद अखंडता और तीसरा जो है समाजवादी देश, तो ये जो 3 शब्द हैं आपके मूल संविधान में उल्लेखित नहीं थे। तो ये चीज भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित
करता है। तो आपको यहाँ पर पहले पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति है यह कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है, यानी कि इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है कि जो राष्ट्रपति है केवल 1 या 2 ही बार निर्वाचित हो सकता है, जब तक चाहे राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। और इसकी जो अवधारणा है, यह जो योग्यता है, यह आपके अनुच्छेद नंबर 57 में उल्लेखित की गई है। क्लियर? तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो प्रथम आम चुनाव हुए आपके 1992 में। 1952 में आपके स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम आम चुनाव हुए। तो हम देखते हैं 1947 में हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हुई। उसके बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान का निर्माण हुआ और जो प्रथम आम चुनाव है वे आपके 1952 में हुए, जिसमें कि कांग्रेस की जो आपकी राजनीतिक पार्टी है उसकी विजय हुई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला राज्य जो केवल भाषाई आधार पर बना, तो वह कौन सा राज्य था? वह था आपका आंध्र प्रदेश, जिसका जो निर्माण है भाषाई आधार पर हुआ और इसका जो गठन है वह 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? तो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ वह आपका 1956 में हुआ। और जो ये राज्यों का पुनर्गठन है कौन से आयोग द्वारा हुआ? तो यह हुआ आपके फजल अली आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जाती है? तो जो राज्य विधान परिषद जो कि आपका जो राज्य विधान मंडल है उसका उच्च सदन है, तो वह बनाई या समाप्त की जाती है अनुच्छेद नंबर 169 के तहत। क्लियर? तो जो राज्य विधानमंडल है उसमें आपके दो हम देखते हैं, 2 मंडल हैं, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। तो आपका जो विधान परिषद है वह आपका उच्च सदन है और इसके लिए जो समाप्त किया जाता है वह आपके अनुच्छेद नंबर 169 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है और जनरली पूछा जाता है कि जो भारतीय संसद है उसके अपर हाउस को हम क्या कहते हैं, यानी कि जो हमारा उच्च सदन है वह कहलाता है आपका राज्यसभा। इसी के साथ आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जो भारतीय संसद है उसका निर्माण किन किन के द्वारा किया गया है, यानी कि भारतीय संसद के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? तो इसमें शामिल है आपका राज्यसभा, लोकसभा और भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता किसकी विशेषता है? तो दोहरी, आप सभी को पता है हमारी जो नागरिकता है केवल क्या है? एकल नागरिकता। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता पाई जाती है जो कि आपकी संघीय सरकार की विशेषता है। तो संघीय सरकार जिसमें आपका जो एक नागरिकता आपके संघ के द्वारा प्रदान की जाती है और दूसरी राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है, इसलिए आपकी दोहरी नागरिकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई? तो यह जो संघीय प्रणाली का जो प्रावधान है यह आपके कनाडा से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन लेता है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव है वह कब होंगे? तो यह जो निर्णय है आपका लेता है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति के चुनाव है इसका अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद संबंधी जो निपटारा है वह भी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? जो हमारा वित्त आयोग है उसका गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका आंसर है राष्ट्रपति। और एक और चीज नोट कर ले कि जो वित्त आयोग का जो गठन है वह हर 5 साल के बाद होता है और वित्त आयोग में जो आपके कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक अध्यक्ष होता है और बाकी जो है आपके सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो अध्यक्षता है वह प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वे भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री स्वयं ही
होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैग अर्थात जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा निरीक्षक है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो जो कैग की नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति द्वारा ही होती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो कैग संबंधी प्रावधान है यानी कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक है, इन संबंधी जो प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में किए गए हैं? तो ये आपके अनुच्छेद नंबर 148 में किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैग का कार्यकाल कितने वर्षों का है? तो जो कैग का कार्यकाल है यह आपके कुल मिलाकर 6 वर्षों का है। तो इस चीज में काफी कंफ्यूजन रहती है, क्योंकि अगर हम देखें कि जो बाकी की जो संस्थाएं हैं तो सभी संस्थाओं के लगभग 5 वर्षों का कार्यकाल होती है, लेकिन कुछ एक का 6 वर्षों का भी है, जिसमें से एक है आपकी कैग। तो बस आज के लिए इतना ही, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।